जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओफान की बीस्ट गॉड से मुलाकात हुई। यहाँ पर ज़ाओफान को इस बंदे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ज़ाओफान ने उसके साथ अपनी दिल की बातें शेयर की, जिसके बाद वो अपने पुराने मास्टर टियान से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे पता चला कि जियो को फेंगशांग वैली की ली जुन का रिश्ता आया है। इसलिए ज़ाओफान जियो से मिलने पहुँच गया और जियो को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था और जियो भी यही चाहती थी। मगर जैसे ही बियाओ का जिक्र हुआ ज़ाओफान पीछे हट गया। उस पर बियाओ की जिंदगी का कर्जा था जो कि वो चाह कर भी उतार नहीं सकता। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांडू पॉइजन सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे सेक्ट मेंबर परेशान नजर आ रहे थे। वहीं पर किनरyu अपने मास्टर के सामने माथा टेकते हुए उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। मास्टर उससे कहते हैं कि मेरी मौत के बाद डीमन किंग सेक्ट हर पॉसिबल कोशिश करके हमारे वांडू पॉइजन सेक्ट को अपने कब्जे में लेगा। उन्हें तो बस एक मौके की तलाश है। दुश्मन नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब मेरी मौत होगी और कब वो तुम सबको खत्म कर हमारे सेक्ट पर कब्जा करेंगी। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसका यूज करके तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ? जो सुनते ही किनरyu तुरंत ही अपने मास्टर के पास चला गया। वो उनसे कह रहा था कि जब भी दो पॉइजनस सांपों में जंग होती है तब वही सांप फतेह हासिल कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। अगर हम में से हर एक बंदा बस खुद के बारे में सोचता जाए तो हमारी पॉइजन वैली डीमन किंग सेक्ट का शिकार बनने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैंने एक काफी बेहतरीन सा प्लान बनाया है जो कि हमारे फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मास्टर, मैं आपकी पॉइजन वैली इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। जो सुनते ही मास्टर कहने लगे, मेरे प्यारे डिसाइपल, मैं जानता था तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तुम किसी भी कीमत पर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे। जिसके बाद उस मास्टर की बॉडी से ग्रीन पॉइजनस ऑरा रिलीज होने लगी। वो कह रही थी कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं ये अनाउंस करता हूँ कि आज से हमारी पॉइजनस वैली का नया लीडर किनरyu होगा। हमारी पॉइजनस वैली को बचाए रखना और अपनी लेगेसी को जिंदा रखना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से वांडू पॉइजन सेक्ट, या फिर हम इसे पॉइजनस वैली भी बुला सकते हैं, इसका पुराना लीडर अपना तख्त किनरyu के हवाले कर चुका था, जो कि उनका सबसे प्यारा डिसाइपल है। तो अब किनरyu अपने मास्टर ने दिया हुआ जेड सील सबको दिखाते हुए कहने लगा कि मैं किनरyu ये शपथ लेता हूँ कि आखिरी दम तक हमारे पॉइजनस वैली की रक्षा करूंगा। साथ ही सभी लोगों ने किनरyu को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वही इस सेक्ट में टॉप टैलेंट माना जाता था। अब सीन शिफ्ट होकर हम ज़ाओफान को देख पाते, जो कि जियो के साथ हुई मुलाकात के बारे में ही सोच रहा था। उसने जियो का दिल तोड़ दिया था और बियाओ की उम्मीद लेकर वहाँ से वापस आ गया। उसे भी जियो से दूर रहना गवारा नहीं, मगर बियाओ के कर्जे ने उसे रोक लिया। अब ज़ाओफान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे डीमन किंग का पैगाम मिला। उन्होंने ज़ाओफान को जल्द से जल्द डीमन किंग सेक्ट वापस बुलाया था। साथ ही उन्होंने ज़ाओफान को बताया कि सदर्न कॉन्टिनेंट में तबाही मच चुकी है और अब वो धीरे धीरे करके हमारी तरफ आगे बढ़ रही। जल्दी सभी एंशिएंट डीमंस रिजरेक्ट होने वाले हैं, तो अब इस मुश्किल घड़ी में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इस पैगाम के मिलते ही ज़ाओफान को याद आया कि जब वो सुप्रीम एल्डर को अपने साथ ला रहा था, उस वक्त उनके कैरेज पर कई सारे बेस्ट ने हमला किया था। साथ ही सुप्रीम एल्डर ने उसे आगाह भी किया कि जल्द ही सदर्न कॉन्टिनेंट के लोग बहुत बड़ी मुसीबतों को फेस करेंगे। शायद पूरी साउथ बॉर्डर ही इस तबाही की चपेट में आएगी। साथ ही साथ ज़ाओफान को विजन्स भी याद आने लगे, जहाँ पर वो अपनी आंखों के सामने कई सारे लोगों को मरते हुए देख रहा था। ज़ाओफान चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया, तो समझ गया कि शायद उसे जो भी विजन्स नजर आए थे वो आने वाले फ्यूचर की ही झलक होगी। अगर सभी एंशिएंट बीस्ट अवेकन हो गए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। नहीं, मैं इस विजन को हकीकत में नहीं बदलने दूंगा। मुझे कुछ भी करके इस कर्स को ब्रेक करने का रास्ता ढूंढना ही होगा, चाहे फिर इस कोशिश में मुझे किसी भी हद तक जाना ही क्यों न पड़ जाए। मैं इस डिजास्टर को रोक लूंगा। जिसके बाद हमें किंगमेंग सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानियन टेम्पल के मास्टर पूजिंग अपने लाइट डिसाइपल के साथ पहुँच चुके थे, यानी कि अब यहाँ पर तीनों राइचस सेक्ट मौजूद हैं। मास्टर पूजिंग कह रहे थे कि बीस्ट की बड़ी बड़ी टाइड्स पूरे इलाके में आतंक मचा रही हैं। ये डीमंस काफी ज्यादा भयानक और पावरफुल हैं। अगर नॉर्मल डिमोनिक बीस्ट की बात की जाए तो इन एंशिएंट बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं। उनका मुकाबला तो बस हमारे जैसे कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। इसलिए मॉर्टल्स को बचाने के लिए हमें सेंट्रल प्लेन्स को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और सभी फियर्स बीस्ट बड़ी ही तेजी के साथ फॉलिंग गॉड पैसेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने उस पैसेज को ब्रेक कर दिया तो फिर उन्हें हमारे सेंट्रल प्लेन में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। फिर ये समझ जाना कि हम ये जंग हार चुके हैं। इसलिए हमें कुछ भी करके उन सभी बीस्ट को फॉलिंग गॉड पैसेज के पास ही रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम डीमन किंग सेक्ट
कि किंग लॉन्ग को देख पाते हैं, जो कि विच क्लैन के सुप्रीम एल्डर की अस्थियां उनके क्लैन के हवाले कर वापस अपनी सेक्ट की तरफ जा रहे थे। साथ ही उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर एक बीस्ट को अपने पीछे आने पर मजबूर करवा दिया ताकि वो जिन क्लैन को महफूज रख पाए। इस तरह से ये लोग सुप्रीम एल्डर के एहसान को थोड़ा सा उतार सकते थे। अब किंग लॉन्ग को बस वहाँ से भागने का मौका चाहिए और तभी उन्हें फेरी जिन नजर आती है, जो कि बस यहाँ से वहाँ पोर्टल बनाकर डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला कर रही थी। जिन अपनी पर्पल ब्लेड से कई सारे बीस्ट को काट चुकी थी कि तभी किंग लॉन्ग उसके पास पहुँच जाते हैं। जिन तो उन्हें वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। वो उनसे पूछती कि अरे सीनियर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यही सवाल किंग लॉन्ग भी उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिन उनके पास जाकर बताने लगी कि मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही थी और तभी अचानक से कई सारे हाई रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट मेरे पीछे लग गए। अभी दोनों जिस रॉक पर खड़े थे वो अचानक से ही ब्रेक होने लगा, जो देखते ये लोग तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और उसी वक्त उनके सामने एक बहुत ही विशाल बीस्ट जमीन को चीरते हुए बाहर आ चुका था। तो इन दोनों ने तुरंत ही उस बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिए। फिर जिन अपनी पर्पल ब्लेड का यूज कर रही थी तो वहीं पर किंग लॉन्ग ने अपने अज़ूर ड्रैगन एसेंस से उस पर हमला कर दिया, लेकिन उस बीस्ट की चमड़ी इतनी मोटी थी कि इन दोनों के अटैक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। जो देखते ही फिर जिन उसे एक जाल में ट्रैप करने लगी, लेकिन तभी जमीन को चीरते हुए एक और एंशिएंट बीस्ट बाहर आ जाता है। उसने तो आते ही उस ट्रैप हुए बीस्ट को डिवावर करना शुरू कर दिया था, जो देखकर किंग लॉन्ग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे कि ये डिमोनिक बीस्ट तो एक दूसरे का ही शिकार कर रहे हैं। साथ ही उन डीमंस की बॉडी से ब्लैक ऑरा रिलीज हो रही थी, जो कि किसी पावरफुल पॉइजन से कम नहीं है। उतने में ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स रिलीज होने लगी, जिसमें से हमें बीस्ट गॉड की आवाज आती है। वो अपने बीस्ट को ऑर्डर दे रहा था कि भले ही तुम एक दूसरे को खत्म करके ऑरा को डिवावर करते हो, मगर अब तुम्हें रुकना होगा। तुम तब तक एक दूसरे का शिकार नहीं करोगे जब तक मैं अपना मिशन पूरा न कर लूं। जैसे ही मेरा टारगेट पूरा हो जाए तुम फिर जो चाहे वो कर सकते हो। किंग लॉन्ग तो उस खतरनाक ऑरा को देखते ही हैरान थे। वो फिर जिन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है ये बंदा कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर होगा? जिस पर जिन कहने लगे कि संभाल कर रहना, ये बंदा इन बीस्ट का लीडर है। इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हायर लेवल पर जा चुकी और इसकी टेक्निक भी काफी अजीब है। तो किंग लॉन्ग उसे बताने लगे कि बदकिस्मती से हमें एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन ने घेर लिया है। अब हम दोनों को मिलकर ही काम करना होगा ताकि हम यहाँ से भाग पाए। जिस पर जिन भी राजी हो गई। वो कह रही थी कि पहला हमें इन डिमोनिक बीस्ट से निपटना होगा, उसके बाद ही हम आसानी से यहाँ से भाग पाएंगे। अब जैसे ये लोग वहाँ से रवाना हुए, उस इलाके में मौजूद सारे डिमोनिक बीस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर फेरी जिन का तो अलग ही प्लान था। उसने तुरंत ही किंग लॉन्ग को जंजीरों में बांधकर उस पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिसके चलते किंग लॉन्ग घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। फेरी जिन कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर हमारी दोबारा कभी मुलाकात हुई तो मैं आपको पर्सनली थैंक्स बोलूंगी, मगर फिलहाल के लिए आपको इन बीस्ट को रोकना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग पाऊँ। वहीं पर किंग लॉन्ग बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गए थे। तभी बीस्ट गार्ड अपने सिंहासन के साथ उनके सामने आ गया। वो कह रहा था मेरी सोच बिल्कुल सही है, तुम ह्यूमंस हमेशा एक दूसरे को धोखा देते हो, खुद के फायदे के लिए दूसरे को मौत के मुंह में ढकेल देना, ये तुम इंसानों से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। उस औरत ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें जरूर से काफी ज्यादा बुरा लगा होगा, साथ ही तुम्हें उस पर गुस्सा भी बहुत आया होगा। तो किंग लॉन्ग जैसे तैसे उठते हुए कहने लगे कि इसमें गलती मेरी थी कि मैंने उस पर भरोसा किया, इसलिए मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकता। तो बीस्ट गॉड उससे कहता है चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर रहम की भीख मांगो तो मैं शायद तुम्हें बख्श दूं। तो बताओ फिर तुम क्या करोगे? जिस पर किंग लॉन्ग कहने लगे कि मेरे बॉडी में जितनी भी पावर बची है मैं उसका यूज करके फाइट करूंगा, शायद मैं इस मुकाबले में जीत भी सकता हूँ। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि वो ज्यादा देर तक इस बंदे के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपने मास्टर डीमन किंग को याद करते हुए कहने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस मुसीबत के वक्त में आपका साथ नहीं दे पाया, मेरा और आपका साथ यही तक का था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस कैटास्ट्रॉफी को रोक लोगे। अगर ये काम आप कर गए तो फिर आप इस दुनिया की इनविंसिबल पर्सन बन जाओगे। साथ ही किंग लॉन्ग ने अपनी अज़ूर पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने सबसे पावरफुल अज़ूर ड्रैगन को भी समन कर लिया, जिसके बाद वो बीस्ट गॉड पर अटैक कर देते हैं, मगर बीस्ट गॉड को उनके अटैक को देखकर ही हंसी आने लगी, जिसके बाद वो अपना हाथ झटकते ही उन्हें काफी दूर पुश कर देता है। उनकी अज़ूर रिंग भी ब्रेक हो चुकी थी। बीस्ट गॉड कहने लगा कि मैंने तुम्हें जीने का एक मौका दिया था,
मगर तुमने उसे ठुकरा दिया, तो चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर डिमोनिक बीस्ट ने जमीन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वहाँ के बड़े बड़े पत्थर हवा में टॉस हो गए। तो किंग लॉन्ग अपनी मल्टीपल सोर्ड क्रिएट करते हुए उन सभी को काटने लगते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर को रिलीज करते हुए उन चट्टानों को ब्रेक कर दिया, मगर तब तक उस दूसरे बीस्ट के हाथों बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि किंग लॉन्ग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो एक ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर कई सारे ड्रैगन्स को समन कर लेते हैं। हालांकि उन दोनों बीस्ट ने मिलकर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक किंग लॉन्ग ने अपने स्पीयर की मदद से उन पर हमला कर दिया था, मगर वो बोन से बना हुआ मॉन्स्टर उनके स्पीयर को ब्रेक करते हुए उन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे किंग लॉन्ग बड़ी ही तेजी से पीछे पुश होने लगे। और तब तक पीछे से एक और बीस्ट ने भी उन पर हल्ला बोल दिया था। तो इस तरह से किंग लॉन्ग की यहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने सिख लीडर डीमन किंग को एक पैगाम भेज दिया था। उन्हें मरता हुआ देखकर बीस्ट गॉड को थोड़ा सा सुकून मिल गया। वहीं पर डीमन किंग के हाथ पर अज़ूर ड्रैगन की पावर वैनिश होने लगी, जो देखते ही उन्हें पता चल गया था कि उनके साथ ही किंग लॉन्ग की मौत हो चुकी है। और इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उतने में ही ज़ाओफान भी वहाँ पर पहुँच गया। उनसे पूछता है क्या हुआ, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? तो डीमन किंग कहने लगे कि हमारा साथी किंग लॉन्ग सदर्न कॉन्टिनेंट में मारा गया, जो सुनकर अब ज़ाओफान को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किंग लॉन्ग ने हमेशा डीमन किंग सिख से वफादारी की थी। साथ ही डीमन किंग उसे बताते हैं कि बीस्ट कैलामिटी हम अकेले रोक नहीं पाएंगे, हमारे पास एक अच्छी रणनीति और सपोर्ट होना चाहिए। साथ ही मेरा एक पुराना दोस्त मिलने आया, तो प्लीज तुम जाकर उसे रिसीव करो। फिलहाल मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। वहीं पर ज़ाओफान भी सोच में पड़ गया कि डिमोनिक बीस्ट काफी तेजी से हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चुपचाप से तमाशा नहीं देखूंगा, मुझे कुछ भी करके इस तबाही को रोकना ही होगा। जिसके बाद ज़ाओफान उनके सेक्ट में आने वाले गेस्ट का वेलकम करने के लिए मेन गेट के पास आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक बंदा पहुँच गया, तो ज़ाओफान अपना हाथ रेज करते हुए उसे सेक्ट में एंट्री दे देता है, मगर जैसे वो बंदा उसके पास से गुजरा, ज़ाओफान की नजर उसके टोकन पर गई। उसे देखते ही ज़ाओफान समझ गया कि ये तो कांगसोंग है, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से उस पर अपनी डिमोनिक हैंड से अटैक कर देता है। लेकिन कांगसोंग ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि एक मैसेंजर तुम्हारे दरवाजे पर आया है, तो क्या तुम लोग उस पर हमला करोगी? क्या यही तुम्हारे डीमन किंग की मेहमान नवाजी है? जिसके बाद उस ज़ाओफान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर अपने मल्टीपल सोर्ड्स रिलीज कर देता है, जिससे ज़ाओफान उतनी ही रफ्तार से काउंटर कर आगे बढ़ते हुए सीधे उस पर एक जोरदार पंच हिट कर चुका था, जिसके चलते कांगसोंग काफी पीछे पुश हो गया। तब तक ज़ाओफान की इवल लैंसेस उसके पास आ चुकी थी, तो कांगसोंग ने फटाफट से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए ज़ाओफान के अटैक को रोक लिया। वो कह रहा था बच्चे तुम्हारी ये दो कौड़ी की ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलेगी, मगर ज़ाओफान बड़े ही कुल अंदाज में उस पर स्ट्राइक कर देता है। उसके एक ही स्ट्राइक में वो फॉर्मेशन ब्रेक होकर कांगसोंग बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो अब कांगसोंग भी अपनी डोमिनेटिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओफान की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, मगर तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। जिसके बाद उस ज़ाओफान पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक रिलीज करने लगता है, जिसे ज़ाओफान उतने ही कूल अंदाज में डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगा। इन दोनों की फाइट की आवाजें सुनकर डीमन किंग सिख के डिसाइपल भी अब मेन गेट पर पहुंच गए। तब तक कांगसोंग अपनी खेवी सोड बनाते हुए इसे ज़ाओफान की तरफ घुमाने लगा, मगर इस कोशिश में सिख का मेन गेट डैमेज हो रहा था। उतने में ज़ाओफान ग्रेट ब्रह्मा विजडम का यूज कर वहाँ पर गोल्डन बेल को समन कर लेता है, जो देखकर तो कांगसोंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे याद आया कि ये तो ज़ाओफान है। वहीं पर ज़ाओफान उससे पूछ रहा था कि बताए फिर वांडू पॉइजन सेक्ट के ऑनरेबल गेस्ट हमारे यहाँ क्यों आए? तो कांगसोंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे लीडर डीमन किंग के साथ एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने आया हूँ, तो वाइस मास्टर ज़ाओफान मेहरबानी करके हमारी मीटिंग अरेंज करवा दीजिए। हालांकि ज़ाओफान उस पर अपनी डिमोनिक हैंड से अटैक करते हुए कहने लगा कि अगर तुम मेरे हाथों जिंदा बच गए तो मैं जरूर से तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा दूंगा, जिससे तो अब कांगसोंग को भी गुस्सा आ गया। तो ज़ाओफान के अटैक को काउंटर करते हुए बता रहा था कि मैं डीमन किंग के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट लेकर आया हूँ, जिस पर ज़ाओफान कह रहा था कि अगर तुम पॉइजनस सिख के हेड की गर्दन काट कर लाए हो तो वो तोहफा मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा। जिसके बाद ज़ाओफान उस पर एक और पंच हिट कर देता है, मगर कांगसोंग ने पीछे हटते हुए उसे डॉज कर दिया। वो कह रहा था बच्चे 10 सालों में तो तुमने टाइजी मिस्टिकल आर्ट को काफी अच्छे से मास्टर किया है। मानना पड़ेगा किंगमिंग सेक्ट के डाओ जुआ ने तुम्हें ट्रेनिंग देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम किंगमिंग सेक्ट की टेक्निक का यूज करके साबित क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम उसी राइचस सेक्ट
के डिसाइपल हो। तब तक ज़ाओफान ने उस पर अपनी इवल पावर का स्लैश अटैक और राइचियस पाथ की टेक्निक का यूज करते हुए एक पंच हिट कर दिया। ज़ाओफान उसकी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा था, उसे तो बस कांग सोंग को कूटना है। तब तक जू क्यू भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, मगर कोई भी इन दोनों के दरमियान इंटरफेयर नहीं करता। इधर कांग सोंग ने ज़ाओफान पर अपनी इवल एनर्जी से हमला कर दिया, तो ज़ाओफान अपनी बुद्धिज्म की गोल्डन पाम टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिफेंड करने लगा। इन दोनों की एनर्जी में एक जबरदस्त क्लैश हुआ था। वहीं पर हम देख पाते कि ज़ाओफान अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसके अटैक को रोक रहा है। साथ ही उसे पता चला कि कांग सोंग ने पॉइजन ब्लड बैनर टेक्निक का यूज किया था, जिसमें कई सारे इवल स्कल्स वहाँ पर फ्लोट होने लगे। कांग सोंग ज़ाओफान को याद दिलाता है कि तुम इसी आर्टिफैक्ट के सामने हार गए थे, तो चलो फिर आज हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इस आर्टिफैक्ट के सामने टिक नहीं सकते। आज मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारे सारे कर्मास को सेटल कर दूंगा। इधर ज़ाओफान ने उन इवल शैडोज से बचने के लिए अपने आसपास एक गोल्डन शील्ड भी क्रिएट कर ली थी, जो देख कांग सोंग सोचने लगा कि इस लड़के ने ड्यूअल कल्टीवेशन को मास्टर किया है। शायद यही बुद्धिज्म और टाओइज्म की पावर होगी, जिसके बाद वो अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए अपने अटैक को और ज्यादा ब्रूटल बना देता है। उसके ऐसा करते ही ज़ाओफान चारों ओर से उन इवल शैडोज के हाथों घेरा गया था, तो ज़ाओफान भी बुद्धिज्म लायन सील को एक्टिवेट करते हुए मॉन्स्टर्स को ट्रैप करने लगता है। उनके आसपास एक गोल्डन बैरियर बन गया था। अगर ये इवल शैडोज मारे गए तो कांग सोंग भी उनके साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इवल टेक्निक उसके ब्लड के साथ कनेक्टेड थी। उतने में ही हम वहाँ पर एक पिंक ऑरा रिलीज होते हुए देख पाते, जो कि धीरे धीरे कर एक कोल्ड रन में तब्दील हो गई। साथ ही हमें डीमन किंग की भी आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी, वाह ये मुकाबला तो कमाल का था, जो सुनते ही कांग सोंग और ज़ाओफान शांत हो गए। साथ ही इन दोनों की एनर्जी को उस कोल्ड रन ने अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके चलते ये मुकाबला रद्द हो गया। कांग सोंग उन्हें ग्रेट करते हुए बता रहा था कि आपके सक्सेसर की पावर तो दिन ब दिन काफी ज्यादा भयानक हो रही। अगर कुछ साल और निकल गए तो ये बंदा कल्टीवेशन के उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहाँ पर राइचियस डाओ पाथ का कोई भी डिसाइपल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें मेन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डीमन किंग अपनी वाइन की प्याली को रेज करते हुए अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। साथ ही उस ज़ाओफान को बताते हैं कि पास्ट में हमारे और पॉइजनस सेक्ट के दरमियान काफी सारे मसले हुए, मगर वो हमारे फेलो सेक्ट मेंबर हैं। पड़ोसियों में तो झगड़े चलते रहते, इसलिए अब पुरानी बातें भूल जाओ। हमने अब एक साथ मिलकर इस दुनिया को बदल देना चाहिए। जिस पर ज़ाओफान पूछता है कि आखिर पॉइजनस वैली में ऐसा क्या हुआ जो ये बंदा हमसे मिलने आ गया, तो डीमन किंग उसे बताते हैं कि पॉइजनस सेक्ट का लीडर मर चुका है। साथ ही किंग लॉन्ग ने भी मरने से पहले मेरे लिए एक संदेशा भेजा था। उसने बताया कि 20 डीमंस इमर्ज हो चुके हैं, दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। साथ ही ये डिमोनिक बीस्ट एक दूसरे को डिवावर करते, यानी कि अगर ये एक दूसरे को खाते गए तो हमारे जीतने के थोड़े बहुत चांसेस होंगे। इन बीस्ट का आतंक सेंट्रल प्लेन्स के इलाकों तक पहुंच चुका है। बस कुछ ही दिनों में ये बीस्ट पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाएंगे। एक बार ये किसी सेक्ट को निशाना बनाए, फिर उस सेक्ट का काम तमाम समझ लो। जिस पर कांग सोंग कह रहा था, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे सेक्ट लीडर ने ये बात नोटिस की है। किनरियो को पता है कि वो अकेला इन बीस्ट को रोक नहीं पाएगा, सिर्फ हम ही क्या बल्कि कोई भी फैक्शन इन्हें अकेले रोक नहीं सकता। इसीलिए किनरियो चाहता है कि हमारी पॉइजनस वैली, आपका डीमन किंग सेक्ट और ह्यूआन सेक्ट, हम तीनों मिलकर एक अलायंस फॉर्म कर ले। हम एक साथ मिलकर ही हमारी पॉइजनस वैली के नेचुरल डिफेंस का यूज करते हुए 20 डीमन को रोक सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंगमिंग सेक्ट में भी इसी प्लानिंग पर डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर डाओ जुआन मास्टर पुसिंग और युनलान को बता रहे थे कि हमारे सेंट्रल प्लेन में दाखिल होने का बस एक ही रास्ता है, जो कि होगा फॉलिंग गॉड पैसेज। इसलिए मैं वहाँ पर हमारे तीनों सेक्ट की एलाइट फोर्सेस को भेजना चाहता हूँ, ताकि हम एक साथ मिलकर हमारे सेंट्रल प्लेन्स को डिफेंड करते हुए बीस्ट टाइड को हमारे इलाके में आने से रोक पाए। इससे मॉर्टल लोगों को यहाँ से सेफ जगह भागने का मौका मिलेगा। तो बताएं फिर आपको ये प्लान कैसा लगा? जिस पर मास्टर पुसिंग कह रहे थे कि सभी लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करना ही हमारा फर्ज है। वहीं पर युनलान भी डाओ जुआन के प्लान से पूरी तरह से अग्री था। अब हमें मास्टर डाओ जुआन की रणनीति बताई जाती है। वो कह रहे थे कि बीस्ट टाइड काफी तेजी से फॉलिंग गॉड पास की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए फिनशांग वैली फ्रंट लाइन को गार्ड करेगी। जिस पर पुसिंग बताते हैं कि ये बीस्ट सिर्फ एक ही दिशा से हमला नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये वहाँ पर चारों ओर से अटैक कर सकते हैं। तो मुझे डर है कि अगर ऐसा हो गया तो फिनशांग वैली फ्रंट और बैक दोनों साइड से फंस जाएगी। जिस पर डाओ जुआन बताते हैं कि हमारे किंगमिंग सेक्टर
और टियानियन टेम्पल के लोग उन्हें गार्ड कर सकते हैं और बाकी बचे हुए डिसाइपल्स का यूज कर हम वहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे। इस ट्रायंगल की वजह से बीस्ट आसानी के साथ हमारे इलाइट डिसाइपल को घायल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो डीमन किंग्स आएंगे फेंगशियांग वैली उनके सामने कमजोर पड़ने का नाटक करते हुए पीछे हटेगी, तो नेचुरली बीस्ट भी उन्हें फॉलो करेंगे और उसी वक्त हम उन्हें अपने ट्रैप में फंसा सकते हैं। तो इस तरह से किंगमेंग सेक्ट ने अपने बैटल का आगाज कर दिया था। तीनों राइचियस पाथ के इलाइट डिसाइपल फॉलिंग गॉड पास पर तैनात हो गए थे और इन्हें किंगमेंग सेक्ट का डिसाइपल शाओ लीड कर रहा था। इन्होंने अपने एल्डर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग घेरा बना लिया। अब ये तो ही राइचियस पाथ की प्लानिंग। इसी के बाद हमें डिमोनिक सेक्ट की प्लानिंग दिखाई जाती है। डीमन किंग ज़ाओफान को बता रहे थे कि पॉइजनस वैली हजारों सालों पहले एस्टेब्लिश हुई थी। उनके पास 10,000 पॉइजनस फॉर्मेशन है जो कि माउंटेन और रिवर्स की पावर को भी समन कर सकता। तो हम उसी की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करेंगे। उसे ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब किनरियो ने हमें इनवाइट किया है तो हम अपने फोर्सेस को अलाइन कर दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। साथ ही इसमें पॉइजनस सेक्ट वैली हमसे ज्यादा कमजोर पड़ सकती है क्योंकि इस बैटल में उन्हीं के रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा। ज़ाओफान अपने डीमन किंग से कह रहा था कि किनरियो काफी स्मार्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो बीस्ट को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। पता नहीं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि किनरियो ने अपने कुछ अलग ही प्लान बनाए होंगे और ज़ाओफान का अंदाजा यहाँ पर पूरी तरह से सही था। दरअसल किनरियो इनकी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए इन्हें फंसाने की कोशिश में था। तो ज़ाओफान डीमन किंग से कहता है कि अगर वो नौटंकी कर रहा है तो हम भी उसमें उसका पूरा साथ देंगे। अब ये लोग किनरियो के सेक्ट में पहुँच गए थे जहाँ पर किनरियो ने बता रहा था कि आज हमारे तीनों सेक्ट एक साथ मिलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन को पूरा करेंगे। हमारी ये कहानी इतिहास में लिखी जाएगी। वैसे मैं जानता हूँ कि डीमन किंग और हेयुआन सेक्ट की लीडर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी आर्मी को लीड करने की जिम्मेदारी मुझ पर हो और मुझ पर यकीन कीजिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी वाइन की ग्लास उठाकर चीयर्स करने लगा। वहीं पर हेयुआन सेक्ट की लीडर कह रही थी कि पॉइजनस वैली हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग किला है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस मिशन में फेल होंगे। वहीं पर डीमन किंग अपना वाइन ग्लास रेज करते हुए इस अलायंस को ज्वाइन कर चुके थे। तभी किनरियो उनसे पूछता है कि आपका सक्सेसर ज़ाओफान यहाँ पर क्यों नहीं आया। जिस पर डीमन किंग बताते हैं कि हमारा सक्सेसर इस अलायंस को हमारा पूरा सपोर्ट दिखाने के लिए एक तैयारी में लगा हुआ है। वो जल्द ही एक छोटे से तोहफे के साथ यहाँ पर पहुँच जाएगा। जिस पर किनरियो कहता है तोहफे तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, अब तो मुझे ज़ाओफान के आने का इंतजार रहेगा। वही दूसरी तरफ हम ज़ाओफान को देख पाते जो कि डिमोनिक बीस्ट के इंतजार में था। वो इसी इलाके में है जहाँ पर किंगमेंग सेक्ट की अलायंस तैनात थी और उतने में वहाँ की जमीन शेक होने लगी। जो देख जियो कह रही थी कि ये लोग वो डीमंस आ चुके हैं, अब जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तब तक वो 20 लाखों की तादाद में फॉलिंग गॉड पास के करीब आ जाते हैं। लीजुन कह रहा था कि इन 20 से डरने की कोई जरूरत नहीं, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखो। वहीं पर सीनियर शाह अपनी सोड को ड्रॉ करते हुए कह रहा था कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे फिर इसके लिए हमें खुद को ही कुर्बान क्यों न करना पड़े। तो अभी सभी डिसाइपल्स बीस्ट टाइड से लड़ने के लिए तैयार हो चुके। फिर सीनियर शाह के एक ही इशारे पर इन सभी लोगों ने फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओफान कह रहा था कि मेरे वेपन की सोल डिवाउरिंग पावर अब और ज्यादा खतरनाक बन चुकी है, मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा वक्त बचा होगा। जिसके बाद ज़ाओफान उन लाखों करोड़ों बीस्ट के दरमियान अकेले ही कूद पड़ा। वो कह रहा था कि मेरे पास जितनी ताकत बची है उसका यूज करके मैं एटलीस्ट इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने की एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और उतने में एक डीमन किंग ने उस पर अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज कर दी, मगर ज़ाओफान अपने पक्के इरादों के साथ उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब वो इस दुनिया को बचाने की एक आखिरी कोशिश करेगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।